Hello and welcome students. Myself, Mrs. Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. Students, लास्ट टर्म पे हमने BSc पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया था. आज हम उसी चैप्टर से अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. बच्चों, आप लोगों ने 12th में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ी भी है. यहाँ हम उसी को एक बार पुनः रिवाइज ही करेंगे. क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कैसे इसका डेरिवेशन हुआ, ये हमारे आज के टॉपिक का मेन पॉइंट रहेगा. सो इन 1926 Erwin Schrödinger developed a fundamental wave equation based on de Broglie equation for the behavior of a small particle electron in motion. इरविन श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में एक मूल तरंग समीकरण जो कि डी ब्रोगली समीकरण पर आधारित थी उसको डेवलप किया, उसका प्रतिपादन किया, जो एक छोटे कण जो है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और वो जो छोटा कण है वो गतिशील अवस्था में है, उसके बिहेवियर को या उसके व्यवहार को समझाने में सहायक हुई. द इक्वेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड विद मैनी वेरिएबल्स. यदि हम इस समीकरण को देखें ये थोड़ी गूढ़ प्राप्त होती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है. बट इट इज़ कंपैरेटिव सिंपल फॉर वन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन. लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन का कंपन एक ही दिशा में हो रहा है तो उस स्थिति में ये समीकरण काफ़ी आसान है. द इक्वेशन इज़ गिवन एज फॉलोज. और इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं वो हम अभी देखेंगे. यहाँ हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 एक लीनियर वेव इक्वेशन है, एक रेखीय तरंग समीकरण है. बट द इलेक्ट्रॉनिक वेव विल बी इन 3 डायमेंशनल. लेकिन हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनीय तरंगें त्रिविमीय होती हैं या 3 दिशाओं में देखी जाती हैं या होती हैं. हैंस द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल इज़ गिवन एज इक्वेशन 2. इसलिए हमने एक लीनियर वेव इक्वेशन को 3 डायमेंशन इक्वेशन के रूप में यहाँ समीकरण 2 द्वारा प्रदर्शित किया है. तो इक्वेशन 1 जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या है. इट इज़ डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0. ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर वेव इक्वेशन का रूप है. लेकिन जैसा हमने कहा कि ये इक्वेशन 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय रूप में लिखी जाएगी, और त्रिविमीय रूप में लिखने के लिए हमें एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को, तीनों निर्देशांकों को शामिल करना होता है. तो यहाँ इस इक्वेशन का जो 3 डायमेंशनल रूप है वो बदलकर इक्वेशन 2 के रूप में हमें किस रूप में प्राप्त होता है. इट इज़ डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन में आप देखिए m क्या है यहाँ पर. इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है. h है प्लैंक कांस्टेंट. e कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी है और v है इसकी पोटेंशियल एनर्जी या इसकी स्थितिज ऊर्जा. साई क्या है. इट इज़ अ वेव फंक्शन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम. यहाँ साई एक तरंग फलन है जो कि निर्देशांकों पर और टाइम पर या समय पर निर्भर है. और एक्स वाई जेड क्या है, ये उस तंत्र के कोऑर्डिनेट्स हैं या निर्देशांक हैं. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन सभी वेरिएबल्स के बीच एक संबंध या एक रिलेशनशिप को शो करती है. और इस इक्वेशन को हम सिंपली किस तरह से भी लिख सकते हैं. इट इज़ डेल्टा स्क्वायर या डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0. यहाँ डेल स्क्वायर लैप्लेशियन ऑपरेटर कहलाता है जिसका मान होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कंबाइंडली संयुक्त रूप से ये डेल स्क्वायर कहलाते हैं, जिसे हम इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और डेल स्क्वायर साई इज प्रोनाउंस्ड एज डेल स्क्वायर साई। तो ये इसका उच्चारण भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक सरलतम रूप है। अब हम देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की उत्पत्ति या उसका डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है। बहुत छोटा और सिंपल तरीका है। आप इसे एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। द इक्वेशन फॉर अ स्टैंडिंग वेव लेंथ लैम्डा whose amplitude at any point along x may be given by a function fx is as follows। किसी एक स्टैंडिंग वेव लेंथ, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए जिसका परिमाण किसी पॉइंट पर x अक्ष पर किस तरंग फलन के रूप में दिया जाता है, उस इक्वेशन को लिखने का ये तरीका है। इट इज़ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स, जो कि यहाँ पर फंक्शन है, इट इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स। नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए वेव which moves in x direction only, the fundamental wave equation is as follows। अब यदि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशन डेल एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स में बदल जाएगी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम फंक्शन की जगह यहाँ पर हम वेव फंक्शन लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पार्टिकल के साथ साथ वेव भी माना है। तो ये इक्वेशन 1 के रूप में जब हमें प्राप्त होगी तो वो होगी 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 पाई साई। यहाँ लैम्डा है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, साई है वेव एम्पलीट्यूड, तरंग का परिमाण, एक्स है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में उसका विस्थापन या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा का मान क्या होता है, h अपॉन एम वी। और यदि हम 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर में से कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखी जाएगी और हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आएगी इक्वेशन की वो आएगी m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जो कि 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी h स्क्वायर, हम h स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम चूँकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर करनी पड़ेगी, उसकी गतिज ऊर्जा का भी मान हमें चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और m स्क्वायर वी स्क्वायर का मान हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m के बराबर। यहाँ अब हम इक्वेशन 3 और 4 को जब मिलाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि 2m है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें जो इस इक्वेशन से मिलेगी, हम 2m को राइट हैंड साइड पर जब लाएंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा 4 से, और m की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन का बदला हुआ रूप क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर साई m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा होती है उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग। अब हमारे पास के ई यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है, तो हम टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू के ई का मान रखेंगे पहले माइनस
एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर साई एम इंटू डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस पीई। पीई हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वलेंट मिलाकर हम इक्वेशन का जो नया रूप है वो प्राप्त करते हैं, जिसमें हमें टोटल एनर्जी माइनस पीई इक्वल्स टू ज़ीरो करके जो इक्वेशन मिलती है वो आती है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर साई एम इंटू डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस पी ई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन को यदि हम एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर साई से डिवाइड करें तो हमारे पास एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा और वो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन 6 के रूप में मिलेगा। वो है डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू ज़ीरो। चूँकि यहाँ पी ई का मान वी है तो हमने पी ई को वी से रिप्लेस कर दिया। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई है, इट रिप्रेजेंट्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। ये इक्वेशन अभी सिर्फ एक ही दिशा को प्रदर्शित करती है, वो है एक्स। नाउ हैंस इक्वेशन फॉर एटॉमिक सिस्टम इन 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड देन इट मे बी रिटन एज, चूँकि हम इसे तीनों दिशाओं में मान के चलते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे मानते हैं, तो इस इक्वेशन का नया रूप हमें प्राप्त होता है डेल्टा एक्स स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। ये तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू ज़ीरो। और जैसा हमने अभी ऊपर बात की थी कि डेल स्क्वायर साई का मान क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, जिसे हम लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ हम उसका मान रखने से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपको भी बता दिया कि डेल स्क्वायर साई, जहाँ डेल स्क्वायर लैप्लेशियन ऑपरेटर है और ये उसका मान है। तो इस तरह से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है और उसकी किस तरह से डेरिवेशन या उसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है, ये हमारे इस आज के टॉपिक का पॉइंट था। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। एक बार आप इसे दोबारा सुने, अपने हाथ से इसे एक बार वापस लिखें तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन इट्स थैंक यू।